बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये आज बात करेंगे यूथ कंपेटिटिव टाइम श्रृंखला की। ये श्रृंखला लगातार आप लोगों के बीच बनी हुई है। अगर इस श्रृंखला को देखें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, होम साइंस के कितने भी जो भी कहीं भी कैसे भी यानी किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज हम कौन सा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हर रोज़ आपको एक चैप्टर दिया जा रहा है, उस चैप्टर को आप कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर आप जितना इसे कंप्लीट करते जाएंगे उतना ही आपके सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर क्या नाम है, वो है सामाजिक गृह व्यवस्था। सामाजिक गृह व्यवस्था की अगर बात की जाए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है हर किसी के लिए, क्योंकि ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे गृह विज्ञान ज्ञान व सेवा का क्षेत्र है, जबकि मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये किससे, तो पारिवारिक जीवन के यहाँ पे है समर्थ बनाने में। जो पारिवारिक जीवन होता है उसको समर्थ बनाने में संबंधित है। ये कब आया है, तो ये RPSC इसको लेक्चर आर यानी राजस्थान में ये आया है। चलिए देख लेते हैं। निम्न में से किसके लिए गृह विज्ञान अध्ययन अति महत्वपूर्ण है, तो ये समाज के लिए गृह विज्ञान अध्ययन अति महत्वपूर्ण माना गया है। ये राजस्थान की वहाँ पे इसको ही राइट माना गया है, विद्यालय की छात्राओं के लिए नहीं, किसके लिए, समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको देख लेते हैं। 1974 में होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया 12वें द्विवर्षीय अधिवेशन में डॉक्टर राजमल देवदास ने अपने भाषण में गृह विज्ञान के संबंध में कहा था, गृह विज्ञान समुदाय एवं राष्ट्र के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। ठीक है, हमने किसके अकॉर्डिंग ये आंसर माना है, तो देवदास के अकॉर्डिंग माना है। गृह विज्ञान मानवीय वातावरण, पारिवारिक पोषण, संसाधनों का व्यवस्थापन और बाल विकास एवं उपभोक्ताओं की कुशलता में सुधार से संबंध ज्ञान को संश्लिष्ट एवं समेकित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक वर्षों में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता था, तो वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पर रखेंगे डोमेस्टिक साइंस, हाउस होल्ड साइंस, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स और उपरोक्त सभी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। उसकी जो लिंक होती है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमें मैचिंग करना है। अगर मैचिंग को देखें तो यहाँ पे क्या है, 2 पेयर्स दिए गए हैं, तो इन्हें हमें आपस में मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब विजुअल हो रहा होगा। अगर बात की जाए आर्थिक मूल्य निरूपण की, तो आर्थिक जो मूल्य निरूपण है वो रिलेट किससे होता है, तो याद रखिए प्राथमिकता के आधार पर प्रयोग सांकेतिक करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसे क्या करना है, यहाँ पे हमें मैच करना है। तो इस तरह से आर्थिक मूल्य कहाँ जाएगा, तो आर्थिक मूल्य की अगर बात की जाए, ये क्या है, प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रयोग सांकेतिक करता है। तो यहाँ पे अगर इसका बात की जाए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो A का 5। ठीक है, A का 5 हो जाएगा इस तरह से। फिर देन इसके बाद क्या है, तकनीकी मूल्य निरूपण है। अगर तकनीकी मूल्य निरूपण को देखें तो ये क्या करता है, परियोजना की मापनी और अपनाई गई प्रक्रिया है। परियोजना की मापनी और अपनाई गई प्रक्रिया है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड, बी का थर्ड हो जाएगा। फिर देखते हैं संगठनात्मक मूल्य निरूपण क्या है, तो ये क्या करता है, तो ये करता है कि उपयुक्तता की जांच की जाती है। तो यहाँ इसका सी का फर्स्ट हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा इस तरह से। फिर देन इसके बाद प्रबंधकीय मूल्य निरूपण की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, यानी यहाँ पे डी के फोर्थ की अगर बात की जाए तो डी के फोर्थ में आ जाएगा पर्याप्तता और क्षमताओं की समीक्षा, ठीक है, की जाती है। सक्रियात्मक मूल्य निरूपण की अगर बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, सक्रियात्मक मूल्य निरूपण। तो यहाँ पे ई और ई को हमें किससे मिलाना है, तो ई को देखेंगे और ई को हम किससे मिलाएंगे, यहाँ पे चलिए ई को मिलाएंगे। यहाँ पे परियोजनाओं की क्षमता का न्याय किया जाता है। वित्तीय मूल्य निरूपण की अगर बात की जाती है तो ये क्या हो जाएगा, वित्तीय व्यवहार्यता निर्धारण करता है। ठीक है, वित्तीय व्यवहार्यता क्या करता है, ये निर्धारण करता है। इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे उपयुक्त आंसर देख लेते हैं क्या रहेगा, तो उपयुक्त आंसर हो जाएगा डी।
इसको देख सकते हैं आप। परियोजना मूल्य निरूपण की अगर बात की जाए तो प्राथमिकता के आधार पर प्रयोग सांकेतिक करता है। तकनीकी मूल्य निरूपण परियोजना की मापनी और अपनाई गई प्रक्रिया है। संगठनात्मक मूल्य निरूपण की अगर बात की जाए उपयोगिता की जांच की जाती है। अगर बात करते हैं प्रबंधकीय मूल्य निरूपण की तो ये पर्याप्तता और क्षमताओं की समीक्षा की जाती है। और सक्रियात्मक मूल्य निरूपण परियोजनाओं की क्षमता का न्याय किया जाता है। वित्तीय मूल्य निरूपण वित्तीय व्यवहार्यता निर्धारण करता है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी। मगर आयोग ने क्या करा है, इसमें ऑप्शन 2 रखे थे इस प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो ये अगर व्यवहारिक विज्ञान अगर किसी ने कहा है तो कॉटजिन का ये कथन है, क्योंकि उन्होंने गृह विज्ञान को क्या कहा है, व्यवहारिक विज्ञान कहा है। देखिए यहाँ पे ये बुक गलत या सही वाला सवाल नहीं उठता, क्योंकि कई बार कमेंट बुक्स में पूछा कि मैम यूथ की बुक को बहुत आंसर गलत बताए जाते हैं, बट यहाँ क्या है, आयोग ने जो माना, क्योंकि ये वही क्या क्वेश्चन है, यह है PYQ। तो भाई जो आयोग ने या जिस संस्था ने जो पेपर प्रोवाइड कराया है आपको, उसने जो आंसर माना है, इन्होंने उसी आंसर को आपको दिखाया है। तो इसलिए क्योंकि कभी कभी आंसर होता कुछ है पर आयोग ने अगर जो मान लिया वही रहेगा और वही रिपीटेड होता रहता आंसर, फिर उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। और कभी भी उसका अगर मतलब उठता है क्वेरी तो क्या करते हैं कि वही आंसर दिखा दिया जाता है, वही मतलब आयोग का फरमान आयोग को दिखा दिया जाता है कि आपने इसको ही राइट माना था कि इस ईयर में माना था, इस तरह से। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं पलटन प्रभाव, कोहाट कहा जाता है, याद रखिएगा। ये UGC के 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहते हैं को यहाँ पर कोहाट इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है, कोहाट इफेक्ट कहा जाता है। FW टेलर द्वारा निम्नलिखित लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? यानी FW ने कौन सी पुस्तक लिखी है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वो पुस्तक होती है द प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये किसकी पुस्तक है? तो टेलर की है, याद रखेंगे। FW टेलर की कौन सी पुस्तक है? FW टेलर की पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। अवसादित लोग तार्किक विचार के प्रमुख विरूपण का अनुभव करते हैं, जिसमें शामिल है, तो यहाँ पे कौन शामिल है उसमें? तो याद रखिएगा, हो जाएगा पहला मध्यस्थता संबंधी अनुमान, दूसरा हो जाएगा विस्तरीकरण, और देन उसके बाद हो जाएगा अति सामान्यीकरण। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। मध्यस्थता संबंधी अनुमान, यहाँ पे है विस्तृणन और अति सामान्यीकरण। एंथ्रोपोमेट्रिक्स मानव ढांचे के चयनित भागों की माप पर आधारित पहचान की प्रणाली है। एंथ्रोपोमेट्रिक का संबंध मानव शरीर के आयामों और अनुपातों के माप से है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। संगठन प्रबंधकीय निष्पादन का महत्वपूर्ण साधन है, और देन इसके बाद संगठन का अभाव संरचना में अनेक खामियों को जन्म देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है, तो ये कहाँ है, उपयुक्त सभी मित्र संबंधी और पड़ोसी, ये क्या है हमारे पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर कैसे हैं, प्राथमिक सामाजिक प्रणाली कहा जाता है। प्राथमिक यानी हमारे संबंधी हमारे आसपास ही होते हैं, मित्र और पड़ोसी भी। नेक्स्ट चलते हैं, वार्तालाप के निम्नलिखित चरणों को अनुवर्ती क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जब हम इन्हें अनुवर्ती क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, याद रखिएगा, पहला जो चरण बनेगा वो क्या हो जाएगा, प्रारंभ के बाद देन प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाना, और प्रतिक्रिया के बाद फिर हो जाएगा कार्य, और कार्य जब हो जाएगा उसके बाद प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया के बाद समापन। तो इस तरह से जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे प्रारंभ, प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाना, कार्य, प्रतिक्रिया और समापन। HACCP व्यवस्था में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे कौन सा सही क्रम रहेगा उसे हम देख लेते हैं। तो उसकी अगर बात की जाएगी तो कौन सा सही क्रम रहेगा, देन यहाँ पे तो पहला क्या रहेगा,
तो पहला जो रहेगा वह है जोखिम की पहचान और मूल्यांकन है। तो जोखिम की पहचान और मूल्यांकन है, यानी डी वाला पहला रहेगा। फिर जटिल नियंत्रण बिंदुओं को पहचानना है, जो भी जटिल नियंत्रण बिंदु उन्हें पहचानेंगे। देन उसके बाद नियंत्रण और रोकथाम के मानदंड विकसित करना है, नियंत्रण और रोकथाम के मानदंड विकसित करना। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रत्येक जटिल नियंत्रण बिंदु की जो निगरानी करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि शीघ्र सुधारक कदम उठाना है, यानी जल्दी से जल्दी सुधार हो सके ऐसे कदम उठाएंगे। तो यहाँ पे उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, पहले का डी, यहाँ पे है पहले का डी और दूसरे का सी, तो यहाँ पे उपयुक्त आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे है पाउलो फ्रेरे ने सामाजिक परिवर्तन के संवाद और जनता की भागीदारी पर बल दिया है। भागीदारी का अर्थ जनता के साथ तथा जनता के लिए कार्य करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए क्या सही विवरण है। तो जन भागीदारी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे बताया गया कि भागीदारी का अर्थ जनता के साथ तथा जनता के लिए कार्य करना होता है। व्यवस्था की सिस्टम अप्रोच के विभिन्न कदमों को सही क्रम में लगाइए। जो विभिन्न कदम है अप्रोच के, उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है इनपुट, फिर थ्रूपुट, इनपुट के बाद थ्रूपुट के बाद जो होता है आउटपुट। इनपुट गया, थ्रो हुआ, फिर आउटपुट बाहर निकल गया। आउटपुट मिलने के बाद फिर हम फीडबैक लेते हैं कि किस तरह का लगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे अभिकथन कह रहा है कि सामाजिक विपणन अन्य प्रकार के विपणन से भिन्न होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य विपणनकर्ता को लाभ पहुंचाना नहीं, अपितु लक्षित श्रोता और आम समाज को लाभ पहुंचाना होता है। जबकि कारण क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य उत्पाद या सेवा का यहाँ पे विपणन करना नहीं, अपितु एक सामाजिक व्यवहार जिस पर अत्यधिक जन सहमति होती को प्रभावित करना होता है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर रहेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात की जाए तो दोनों सही हैं, और क्या है आर इसका सही कारण है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, कूट को मिलाना है, सामाजिकरण, परतंत्र नैतिकता, जीववाद और पहचान बनाना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर मैचिंग करनी है, यानी फिर इन्हें मिलाना है। और पहले को अगर देखें तो पहले का हो जाएगा सामाजिकरण का मतलब होता है सामाजिक नियमों और आदर्शों को सीखना। अब परतंत्र नैतिकता का क्या अर्थ होता है, जो परतंत्र नैतिकता है उसमें होता है नियम और सामाजिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत। जीववाद का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो जीववाद का मतलब होता है यह विश्वास कि निजी वस्तुएं जिंदा हैं। पहचान बनाने का क्या मतलब होता है, तो पहचान बनाने का जो मतलब होता है वो अनजाने में दूसरे व्यक्तियों की शैली और व्यक्तित्व को ग्रहण करना होता है। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन की बात की जाए तो राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और व्यापारियों के लिए एक अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। वे जरूरतमंद यहाँ पे बेघर, उत्पीड़ित और निराश्रित बच्चों की सहायता करें। कारण क्या कह रहा है कि लोगों की मानसिकता को बदलना बड़ा कठिन है। तो वो कह रहा है कि इस तरह से हम उन्हें क्या करेंगे, प्रत्येक सरकारी और कर्मचारी और व्यापारियों के लिए अनिवार्य बना दिया जाएगा। और जबकि कारण कह रहा है कि क्या करना, उनकी मानसिकता को बदलना कठिन कार्य है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे ए सही है मगर आर गलत है, क्योंकि अगर उनकी मानसिकता को ही बदलना कठिन कार्य बता रहा है तो ऊपर वाली स्टेटमेंट से ये मैच नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे आर गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक बुराई के बढ़ने के कारण हो सकते हैं, यानी सामाजिक बुराई कैसे बढ़ती है या क्यों बढ़ रही है उसके कारण पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला, रचनात्मक पालन पोषण की कमी, जीवन के लिए शिक्षा के स्थान पर रोजगार के लिए शिक्षा की अवधारणा, अस्वस्थ एवं बहु जनसंचार माध्यम, मानवीय मूल्यों, नागरिक के कर्तव्यों और जीवन कौशल संबंधी शिक्षण पर बल न देना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेंगे वो क्या कहेंगे कि ये सभी कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी सभी हैं।
सभी सही हैं। चलिए यहाँ पे फिर क्या करना है, मैचिंग देखनी है। बैचलर स्केल की बात की जा रही है, फिर उसके बाद है सामाजिक समूह के परिप्रेक्ष्य में माना जाता है, और देन उसके बाद है कि एक समय में एक रिश्ते में एक पहलू पर सोचना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या रहेगा यहाँ पे कूट। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या रहेगी कूट, यहाँ देखते हैं। बैचलर स्केल की अगर बात की जाए तो ये क्या होती है, सेनेटरिंग होती है। और इसके बाद देन ये क्या होता है, अगर बात की जाए सामाजिक समूह के परिप्रेक्ष्य को माना है तो ये क्या है, सामाजिक परंपरागत भूमिका का विचार है। देन इसके बाद एक समय में एक रिश्ते के एक पहलू पर सोचना, तो ये क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता हो जाती है। गर्भावस्था में अल्कोहल पीने के कारण होने वाला विकार कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये गर्भावस्था में हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पहला क्वेश्चन कह रहा है, कथन कह रहा है कि समाज के सभी वर्ग, प्रजाति एवं मानव जाति समूहों में बाल दुर्व्यवहार होता है। और जबकि कारण क्या कह रहा है कि बाल दुर्व्यवहार अधिकतर पारिवारिक हिंसा का भाग है, जो सामाजिक और आर्थिक तनाव की स्थिति में बढ़ता है। तो यहाँ पे जो कारण है वो कथन है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों यानी ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाली की व्याख्या कर रहा है। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं कि ए सही आर गलत हो जाता, आर सही ए गलत हो जाता, बट दोनों एक दूसरे को ही बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों ही सही होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ऑप्शन जो दे रखे हैं, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे क्या है कि देखिए दोनों यानी ए और आर सही है, तो यानी ऊपर भी इसी तरह, नीचे भी कंडीशन इसी तरह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक तनाव की स्थिति को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवार और समाज। परिवार और समाज में देखते हैं, एक डॉट डॉट में सहोदर यानी भाई बहन। सहोदर किसको कहा जाता है, भाई बहनों को सम्मिलित होते हैं, जो अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये विस्तृत परिवार हो जाएगा। देन नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे परिवार के कार्यों के संदर्भ में निम्न में से सही वाक्यांश या वाक्यांशों का चयन करें। प्रत्येक परिवार के पास समाज की आदतें, रीति रिवाज तथा व्यवहार एक धरोहर के रूप में संचित रहते हैं, जिन्हें परिवार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। और बाकी क्या कह रहा है, बाकी सेकंड कह रहा है कि परिवार के धार्मिक कार्यों को प्रतिबंधित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एकांकी परिवार का लाभ है। तो यहाँ पे एकांकी परिवार के अगर लाभ की बात की जाएगी तो वह सामाजिक सुरक्षा क्या है, एकांकी परिवार का लाभ है। उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत विकास का अवसर और आत्मनिर्भरता और महिलाओं की बेहतर स्थिति। तो ये क्या है, ये एकांकी परिवार का लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है। तो वह दबाव क्यों डाला जाए, ये सोचना आवश्यक नहीं है। ठीक है, दबाव क्यों डाला जाए, दबाव कितना डाला जाए, दबाव किस प्रकार का डाला जाए, दबाव वस्तु से कहाँ पर डाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन कह रहा, भारत में गोद लेने के लिए रजिस्टर कराने वाले माता पिताओं की औसत आयु 40 वर्ष से अधिक है। शहरी जोड़े छोटी उम्र, यहाँ पे उम्र के बच्चे नहीं, शहरी जोड़े क्या है, छोटी उम्र में बच्चे नहीं चाहते, इसीलिए वे गोद लेने के विकल्प को चुन रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर उसकी बात की जाएगी कि वो क्या है, बच्चे नहीं चाहते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि गोद लेने के विकल्प को चुन रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर उसकी बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ऐसा कहीं पे नहीं है।
चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। आर गलत है। संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारण क्या है? तो परिवार होता है। परिवार की वजह से जो संस्कृति होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरित होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती रहती है। परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं: सुरक्षात्मक कार्य, भावनात्मक, आर्थिक कार्य, सामाजिक और स्वैच्छिक कार्य, और सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं। आपको बता दें हरियाणा का टीजीटी जो आया है उसका अब लोग ज़रूर आज एक वीडियो बनाएंगे कि उसको आपको भरना क्यों है। तो यहाँ पे एक रीज़न बताया जाएगा कि उसको आपको भरना क्यों है, क्योंकि माना वैकेंसी कम हो गई, माना दूसरा स्टेट बढ़ जाएगा, बट एक कारण बनता है कि जिसकी वजह से कहा जाएगा कि क्यों भरना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मैट्रिलिनियल यानी मात्र वंशीय परिवार के लिए एक कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है कि परिवार के लोग पहचान हेतु अपनी माँ का सरनेम लगाते हैं, इसीलिए मात्र वंशीय कहे जाते हैं। अगर पिता का लगाने लगे तो पितृवंशीय हो जाएंगे। मातृवंशीय यानी अमेरिका का मेथड है ये। एक मैट्रिलियल में, ठीक है, मैं यहाँ पे मैट्रिलिनियल क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मातृवंशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला पद यानी सूची 1 और सूची दूसरी दी गई है और दोनों को हमें कोरिलेट करके देखना है। तो अगर बात की जाती है यहाँ पे किसके एक ही को एक के साथ क्या हो जाएगा? मैट्रिलोकल। तो ये क्या है? वह परिवार अवस्था जिसमें पति पत्नी के माता पिता के पास रहता हो, ये हो जाता है। यानी इसको इस तरह से समझते हैं, वह परिवार व्यवस्था जिसमें पति क्या है? पत्नी के माता पिता के पास रहता हो, यानी वो अब पति खुद की ससुराल में रहता हो। ठीक है, फिर हो जाता है मैट्रिलिनियल का मतलब होता है यहाँ पे मैट्रिलिनियन को अगर देखें तो मैट्रिलिनियन क्या हो जाएगा? तो मैट्रिलिनियन हो जाएगा पुरुष वंशावली। यहाँ पे पुरुष वंशावली द्वारा वंश का पता लगाना। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा पहला। देन इसके बाद बात करते हैं इंसेस्ट की। तो इंसेस्ट की अगर बात की जाएगी तो ये क्या है? गरीबी पारिवारिक सदस्यों के बीच लैंगिक कार्यकलाप, यानी सी का थर्ड हो सी का थर्ड ना होगा, सी का क्या हो जाएगा? सी का दिए गए, यानी यहाँ पे बात कर लेते हैं सी का क्या हो जाएगा? तो सी का हो जाएगा दिए गए समुदाय पर एक परिवार का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी का याद रखेंगे, सी का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सी का थर्ड ही होगा। ठीक है, इंसेस्ट का मतलब हो जाता है गरीब पारिवारिक सदस्यों के बीच लैंगिक कार्यकलाप। अगर बात की जाए यहाँ पे मैनोथीज्म की, तो मैनोथीज्म को अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा? एक ईश्वर में विश्वास। तो ये इसका क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर बनेगा क्या? बी बनेगा। यहाँ पे से अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए लोकल की, तो ये क्या है? वह परिवार व्यवस्था जिसमें पति पत्नी के माता पिता के साथ रहता हो या पास रहता हो। अगर बात की जाए यहाँ पे पैट्रिलिनियल की, तो पुरुष वंशावली द्वारा वंश का पता लगाना। अगर बात की जाए इंसेस्ट की, तो ये क्या हो जाएगा? गरीबी पारिवारिक सदस्यों के बीच लैंगिक कार्यकलाप। अगर बात की जाए यहाँ पे थीज्म की, तो एक ईश्वर में विश्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डॉट डॉट यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। तो क्या उपचरण है? तो वो है विस्तारण चरण। यहाँ से ही परिवार आरंभ हो जाता है, विस्तारण चरण से। समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है। तो क्या है वो? समाजीकरण, जिसमें वो समूह के नियम सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात किसका उदाहरण है? तो वह है निश्चित समष्टि का, यानी निश्चित पॉपुलेशन का। अगर आप गिन सकते हैं तो वो निश्चित पॉपुलेशन हो जाएगी, निश्चित जनसंख्या हो जाएगी। तो ये क्या किसका है? तो ये किसका उदाहरण है? तो निश्चित समष्टि का उदाहरण है।
परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? तो यहाँ पे योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये क्या है? ये परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, जो हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे से इन चारों को समझा था, क्योंकि वो किससे संबंधित थे? होम मैनेजमेंट से संबंधित था। एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? तो वो हो जाता है पारिवारिक बजट, क्योंकि भविष्य खर्च की बात हो रही है, याद रखिएगा। वो भी ब्यौरा यानी लेन देन क्या करना है और भविष्य के, तो यहाँ पर क्या है? बजट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं। एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो गृह प्रबंधन यानी होम मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, तो ये किसका कथन है? तो ये यहाँ पे बार्लिसन का कथन है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तथा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो अभी प्रेजेंट में गया है निकल के। 5 सितंबर याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? तो वो होता है परिवार। ठीक है, सबसे छोटी इकाई भी परिवार होता है समाज की, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? तो वो सन थी 1838 में, यानी 1838 में क्या करा गया था? समाजशास्त्र यानी सोशलॉजी का अर्थ यानी सोशलॉजी क्या था? यहाँ पे याद रखिएगा, शब्द का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। अगर बात की जाए सर्वप्रथम समाजशास्त्र यानी सोशलॉजी शब्द का प्रयोग सन 1838 ईस्वी में किया था। फ्रांसिस विद्वान अगस्त कोम्टे को इस विषय का जनक माना जाता है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान माना जाता है। समाजशास्त्र क्या माना जाता है? तो समाज का विज्ञान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परिवार के आकार के प्रति अभिवृत्तियों में बदलाव लाना है कहलाता है, तो वो हो जाता है जनसंख्या शिक्षा। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ द यहाँ पे है पर्सनैलिटी संबंधित है, तो ये अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है ये। नेक्स्ट, परिवार की वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है, तो क्या मिलती है? जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं तब आपको पारिवारिक जीवन वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। वित्तीय यानी आर्थिक स्थिति से। अभिकथन या कथन कह रहा है कि पालन पोषण की सत्तावादी यानी एथॉरिटेटिव शैली जनतांत्रिक यानी विवेक सम्मत उपागम है, जिसमें बच्चे के अधिकारों का सम्मान किया जाता है, जबकि पालन पोषण में जनतांत्रिक तथा विवेकपूर्ण उपागम बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान न करने की ओर प्रवृत्त करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर कारण और कथन को देखा जाएगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी ए सही है और गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे है परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है, उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है निरंकुश शैली। ठीक है, एथोरियल स्टाइल कहा जाता है। परिवार किस प्रकार की संस्था है? तो याद रखेंगे सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो वो 1952 में हुआ था। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है, तो जीवन दर्शन से यानी फिलॉसफी से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे मैचिंग को देख लेते हैं। गिद्धा, लवाड़ी, डांडिया और रासलीला। तो यहाँ पे जो डांस है उन्हें देख लेते हैं। जो गिद्धा होता है वो कहाँ का है, पंजाब का है। लवाड़ी कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। और डांडिया जो है गुजरात का होता है, डांडी। और रासलीला उत्तर प्रदेश की होती है। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा सी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है, तो वो क्या है, यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता संयुक्त परिवार में नहीं मिलती, एकल परिवार में मिलती है। सामूहिक निवास, सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना। और पारस्परिक, यहाँ पे है पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई है, तो वो है परिवार। भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है, तो वह एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं, तो ये कहते हैं प्रसव का परिवार। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है पूर्ण घोंसला, फुल नेस्ट कहलाती है। ठीक है, ये कब आया है, तो ये एमपी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर नव प्रवर्तन को नहीं अपनाते हैं, जबकि परंतु नव प्रवर्तन को क्रमित समय अनुक्रम में अपनाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं। विवाह अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई है, तो वो कब रखी गई है, तो 1955 के एक्ट में या फिर 1955 को रखी गई थी। ठीक है, चलिए अभी लड़की की शादी की उम्र बढ़ा दी गई है, 18 से 21 कर दी गई है। क्यों कर दी गई है, जिससे कि वो ग्रेजुएशन कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे परिवार प्रकार और अवस्थाओं को हमें क्या करना है, यहाँ पे बांटना है। तो यहाँ पे इस तरह नहीं पॉसिबल है, तो हम इधर देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वो रहेगा बी। और पहले का दूसरा, तो यहाँ पे देखते हैं क्या रहेगा इसको। इसमें सामान्य न्यूक्लियर परिवार कैसा होता है, परिवार की शुरुआत, विस्तरण और संकुचन, ये सभी इसमें तीनों ही स्टेप शामिल है। अगर बात की जाए संतान विहीन परिवार, तो प्रारंभिक अवस्था जारी है। अगर कोई कहे संतान विहीन, तो समझ लिया अभी प्रारंभिक अवस्था जारी हुई है। अगर बात की जाए दंतक संतान के साथ यहाँ पे एकल अभिभावक परिवार, तो यहाँ पे विस्तृत संकुचित अवस्था है। अगर बात की जाए संयुक्त परिवार, यहाँ पर प्रसरणशील अवस्था जारी है, तो वो क्या हो जाए कि यहाँ पे विस्तारित परिवार, यहाँ पे विस्तारित परिवार विस्तारित अवस्था के साथ प्रारंभिक अवस्था है। यहाँ पे देखते हैं परिवार बच्चे के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप में इनके द्वारा प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि परिवार क्या कर रहा है, यहाँ पे व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा संचार और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे ढालना। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। लिंग समाज का एक निश्चित निर्माण है, जबकि कारण क्या है, लिंग समय या संस्कृति में बदलाव के साथ नहीं बदलता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर उसकी बात की जाए, ए और आर दोनों सही हैं। अगर बात की जाए समकालीन संपत्तियों द्वारा उल्लिखित अभिभावकत्व के लाभ में शामिल है, तो क्या चीज़ उसके लाभ में शामिल है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो यह जीवन को अर्थ प्रदान करता है, कोई व्यक्ति का नाम धारण करता है, तो यहाँ पे जो रहेगा स्नेह का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कथन कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करना यहाँ पे समर्थकारी और रूपांतरितकारी होता है, जबकि कारण कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करने को अधिक प्रभावी होने के लिए इसे यहाँ पे समर्थ हितैषी व धनवान हितैषी होना चाहिए। तो यहाँ पर कारण और कथन की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सही है और आर गलत है। तो ये स्टेटमेंट यानी ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सही है और इसकी व्याख्या सही से नहीं कर रहा। पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को उनकी उपस्थिति के अनुसार सुनिश्चित कीजिए। तो जितने भी चरण हैं हमें क्या करना है, उनकी उपस्थिति के अनुसार सुनिश्चित करना है। तो चलिए पहला देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा रहेगा। अगर पहले चरण की बात की जाएगी तो पहला कौन सा रहेगा, तो याद रखेंगे बच्चों को व्यावसायिक समायोजन, जो बच्चे हैं उनका व्यावसायिक समायोजन करना है। फिर गर्भ धारण की अवस्था और बच्चों की स्कूल पूर्व अवधि। फिर उसके बाद जो रह जाएगा वो क्या रहेगा, उच्च विद्यालय और कॉलेज हो जाएंगे, उच्च विद्यालय और कॉलेज। उसके बाद जो रहेगा प्रतिष्ठान की अवधि और प्राथमिक विद्यालय, प्रतिष्ठान की अवधि और प्राथमिक विद्यालय। उसके बाद सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय वसूली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसको देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी 3, 2, 4, 1, 5, 6। यदि किसी परिवार में बच्चे की शिक्षा पर हुए आकस्मिक खर्च के कारण आर्थिक संकट आ गया हो तो वह परिवार उसके समाधान के लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि वह क्या कदम उठाएगा, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे अतिरिक्त अंशकालिक आय होगी उसके पास। फिर देन उसके बाद क्या होगा, बजट बनाना होगा। बजट बनाने के बाद क्या होगा, घरेलू सामान उत्पादित करना होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएंगे ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो दूसरा तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहती है डॉट डॉट कहलाती है। तो वह खुली प्रणाली। डॉट डॉट बालक को पहला ढालने वाला मॉडल है। तो वो कौन सा है, वो है परिवार। परिवार के आर्थिक निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे आर्थिक निर्णय की बात हो रही है तो किससे संबंधित होंगे, तो यहाँ पे होंगे विविध लक्ष्य से। और देन उसके बाद वो किससे संबंधित होंगे, तो वो होंगे दुर्लभ संसाधन से। तो यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। तो वो किसके हैं, तो निकटवर्ती माहौल के। कथन कह रहा है परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, जबकि कारण कह रहा है कि यह कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ पे लगाव के चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो पहला हो जाएगा लगाव का पूर्व चरण। दूसरा हो जाएगा डी लगाव का स्तर बन रहा है, यानी यहाँ पे है अटैचमेंट इन द मेकिंग। और दूसरा जो रहेगा यहाँ पे फिर देखते हैं वो रहेगा स्पष्ट तौर पर लगाव का चरण। और फिर रहेगा क्या, यहाँ पे है पारंपरिक संबंध बनाना शुरू करना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिए लगाव का पूर्ण चरण है, लगाव का स्तर बन रहा है, स्पष्ट तौर पर लगाव का चरण और पारस्परिक संबंध बनाना शुरू करना। उन तत्वों की पहचान करें जो कि एक परिवार के यहाँ पे है नज़दीकी पर्यावरण के उप पद्धति के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि उप पद्धति के अंतर्गत हैं तो वो हो जाएगा पहला बैंक। दूसरा क्या हो जाएगा, याद रखेंगे कि पहला क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो मार्केट हो जाएगा। बैंक, स्कूल और मार्केट। अभिकथन या कथन कह रहा है कि जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी होती है। परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है।
तो यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, तो प्रतिवर्षीय खर्च कैसे कम हो सकता है, या इस तरह से कहें कि बढ़ोतरी, परिवार के सदस्यों की बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च भी कम होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि राइट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ यह देखना पड़ता है कि दोनों एक दूसरे से मैच खा रहे हैं कि नहीं। तो ए गलत है परंतु आर सही है। जैसे जैसे परिवार के सदस्यों की बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी नहीं होती, बल्कि परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रतिवर्ती क्या है, खर्च है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है। इस प्रकार प्रथम वाक्य असत्य है। अभिकथन क्या है कि परिवार की घर संबंधी आवश्यकताएं परिवार की यहाँ पे है जाने की ये रूपरेखा पर आधारित है। कारण क्या कह रहा है, जब परिवार जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, अर्थात प्रारंभिक से यहाँ पे संविधायक अवस्था तक, तो स्थान की यहाँ पे है अवस्था बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि क्या बढ़ जाती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि उस परिवार की क्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पहला क्या कह रहा है कि संबंधी आवश्यकताओं का क्या हो जाता है, तो जननांकी की ये रूपरेखा हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसका, तो देख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से राइट आंसर क्या है, यहाँ पे दोनों ही सही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार में माता पिता की भूमिका में परिवर्तन आता है तो कब आ जाएगा इनकी भूमिका में परिवर्तन, तो याद रखेंगे गर्भावस्था यहाँ पे गर्भावस्था अवस्था में, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा, शिशु पालन अवस्था में। यहाँ पे इनकी भूमिकाएं क्या है, बदल जाती हैं। हाँ, ये कथन कह रहा है कि परिवार के जीवन चक्र के महत्व को समझाना, सामान्यतः देना इस बात से निहित है कि परिवार अपने सदस्यों को आगे देखने और भावी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूर्वाभ्यास करने के लिए किस प्रकार के अवसर प्रदान करता है। जबकि कारण कह रहा है कि परिवार की आवश्यकताएं और ज़रूरतें जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था में बदल सकती हैं। तो यहाँ पे कारण और कथन की अगर बात की जाए तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है और बात करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वह है समझौता। समाजीकरण अभ्यास होता है घर में। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो याद रखेंगे घर में। समाजीकरण आरंभ होता है, तो घर से ही आरंभ होता है समाजीकरण। ये भी तो घर क्या है, बच्चे की पहली पाठशाला है। घर क्या है, बच्चे के लिए समाज की छोटी इकाई भी है। निम्न में से क्या क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो वह है निम्न माध्यमिक, तो पारिवारिक व्यवस्था ये शामिल नहीं है। सिलाई कढ़ाई और स्वास्थ्य और स्वच्छता ये सभी शामिल हैं। ठीक है, ये क्या है, ये शामिल नहीं है। विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है, तो यह सामाजिक अपेक्षाएं। नेक्स्ट, वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं मैट्रियार्कल परिवार। आकार के आधार पर परिवार होता है 3 प्रकार का, एकल, संयुक्त और विस्तृत। घरेलू हिंसा का लक्षण है तो वो क्या है, उपयुक्त सभी, यानी शारीरिक, मानसिक और गाली देना। परिवार का एक कार्य है, तो परिवार का एक कार्य क्या है, तो देखिए अपने सदस्यों की सभी मांगों को पूरा करना, ये भी परिवार का कार्य है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है तो वो कब सौंपा जाता है? तो पितृवंशीय परिवार जो होते हैं वहाँ पे संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है। एक लेस्बियन परिवार वह जब, तो एक लेस्बियन परिवार क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसको देख लेते हैं। तो यह है कि दो या अधिक पुरुष व दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़े की तरह रहते हैं और एक दूसरे से महत्वपूर्ण संतोष प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो जाता है? लेस्बियन परिवार है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से है। पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्राप्त साधन की कीमत आधारभूत उद्देश्य एवं मूल्य है, स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसे देखते हैं। तो वो हो जाएगा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? R.H. कॉटजिन के अनुसार वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है एकल परिवार। निम्न में से कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है? तो वह है ग्राम स्तर, राज्य स्तर, देश स्तर और जनपदीय स्तर। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है तो संकुचित परिवार। परिवार कल्याण सारण कार्यक्रम आरंभ हुआ था तो 1977 में हुआ था। परिवार की केंद्रीय अवस्था क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसकी बात की जाएगी तो इनमें से सभी परिवार की केंद्रीय अवस्था है, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय और केंद्रीय अवस्था मंत्रालय। इनमें से कौन सा गलत है? यानी ये स्टेटमेंट, ये कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसका क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। तो प्रथा अल्पकालीन होती है, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी कई शताब्दियों तक चलती है। क्योंकि प्रथा का आधार समाज है। प्रथा स्थिर व दृढ़ जन रीति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। प्रथा क्या है? रूढ़िवादी होती है, इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता। प्रथा समाज में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। प्रथा जो को समाज जन्म देता है और लागू करता है। प्रथा का प्रभाव मानव जीवन पर जन्म से लेकर मृत्यु काल तक होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे है पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है तो वो है वैल्यूज, मूल्य क्या है? पारिवारिक जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग है। परिवार शब्द इनमें से किस लैटिन भाषा से बना है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि परिवार जो शब्द है उस वह किस भाषा से बना है? तो यहाँ पे है फॉर्मूलस। लैटिन भाषा की किससे बना है? तो फॉर्मूलस से बना है। परिवार निम्न में से किस समूह में आता है? तो वो प्राथमिक समूह में आता है। क्या करा है इन्होंने, इसे देख लेते हैं। सर्वप्रथम समूह की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने दिया है? C.H. कुली ने अपनी पुस्तक सोशल और यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन में किया है। लघु आकार परस्पर संबंध, लक्ष्यों की यहाँ पे क्या है? लक्ष्यों की समानता और स्वयं विकसित समूह, और यहाँ पे अगर बात की जाए अनौपचारिक संबंध और सर्वव्यापकता। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ मतलब पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अगर उसकी बात की जाएगी तो हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलॉजी, पहली पुस्तक समाजशास्त्र की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जिसे किसने लिखा है? तो स्पेंसर ने लिखा है। तभी स्पेंसर को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक यानी प्रिंसिपल्स ऑफ यहाँ पे सोशोलॉजी। निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? तो वो है यह मूल्य तटस्थ है। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। यह कथन किसका है? तो हेनरी मैन का है। परिवार जीवन नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। तो ये कथन किसका है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो ये कथन किसका हो जाएगा? डॉक्टर GK अग्रवाल का है। परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है। यह किसका प्रभाव है? तो ये व्यक्तिवादिता का प्रभाव है। परिवार का कार्य घर से संबंधित है तो वह प्रत्यक्ष तौर पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। संस्कृति हमारे सोचने और रहने के ढंग को दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो यह कथन किसका है? तो मैकाइवर तथा पेज का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? तो वह इनमें से सभी यानी भौतिक, मानसिक और धार्मिक। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं तो किसका उपयुक्त में से सभी को, सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक क्रियाओं का। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? तो प्लेटो तथा अरस्तू ने किया है। इनमें से परिवार का कौन सा जैविकीय कार्य है? तो वह है संतान उत्पत्ति। यहाँ पे है फैमुलस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सेवक होता है। ठीक है, फैमुलस शब्द का क्या अर्थ होता है? सेवक होता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे देखें, अगर बात की जाए किसकी, यहाँ पर कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है? व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं। चलिए, फैमुलस शब्द का अर्थ हो जाता है सेवक से, याद रखेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक कौन सा है? इनमें से सभी है। अज्ञानता, निर्धनता और सामाजिक मान्यताएं। ठीक है, साधनों का अभाव, अज्ञानता, जानकारी का ना होना और निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं, समय की कमी, आवश्यकता निरंतर उत्पन्न होना और कर्मठता का अभाव व कार्य की अनिच्छा। नेक्स्ट चलते हैं। भौतिक, सामाजिक, आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि आवश्यकता के क्या माना गया? वर्गीकरण माना गया है। तो प्रोफेसर डैनियल तथा प्रोस्कोट के द्वारा। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो दुर्खीम का है। बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं।
तो अगर बात की जाए यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने देखा था कि किसका है ये कथन, दुर्गेम का है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोनों में अगर जो भेद पाए जा रहे हैं तो उसका क्या कारण हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इनमें से सभी आचरण में, स्वभाव में और दृष्टिकोण में सब चीज़ों में भेद पाया जाता है, यानी दोनों ही अलग होते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र की भिन्नता, बुद्धि, अभिक्षमता, सृजनशीलता, शैक्षिक उपलब्धि। अगर भावनात्मक की बात करें, रुचि, जीवन मूल्य, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, आत्मसम्मान और संवेगात्मक स्थिरता। अगर बात की जाए मनोपेशीय क्षेत्र की, तो यह शारीरिक सहनशक्ति और मनोपेशीय कौशल है। परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारंपरिक विघटन है। तो ये किसने कहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कहा, मिड ने कहा है। काम, तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं। यह कथन किस विद्वान का है, तो वह है यहाँ पे और अग्रवर्ण तथा निम्कोफ का। सामाजिक परिवर्तन एक घटक है तो सर्वव्यापी। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है, तो वह है ऋणग्रस्तता। मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य और फिर राज्य का, इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए। तो ये कथन किसका है, कन्फ्यूशियस का, क्योंकि उसने क्या कहा है कि इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार की सफलता की कुंजी है, तो वो होती है सफल दाम्पत्य समायोजन। चलिए, आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं, तो कौन कौन से लाभ होंगे आर्थिक दृष्टि से, तो वह है मितव्ययता एवं भूमि विखंडन से बचाव हो जाता है, श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा रहती है, संपत्ति का समाजवादी वितरण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। परिवार की सफलता की कुंजी यानी सफल यहाँ पे है दाम्पत्य समायोजन, ये हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परिवार में सामाजिक लाभ हैं, तो यहाँ पे संयुक्त परिवार में सामाजिक अगर लाभों की बात की जाएगी तो ये क्या कैसे हो जाएंगे, सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ की भावना है, सामाजिक नियंत्रण में परंपराओं की सुरक्षा है, बच्चों को उचित पालन पोषण और मनोरंजन के साधन है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ पति पत्नी बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं, तो उसे कहते हैं, तो यहाँ पे व्यक्तिगत परिवार उसे कहते हैं। यहाँ पे एकल परिवार का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम व्यक्तिगत परिवार करेंगे। यह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है संयुक्त परिवार में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है ये कथन। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर वह स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो वह है प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, तो वह है अर्थशास्त्र का। परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है, तो वह है सूझबूझ। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन
यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो वह है निगेल एवं डॉर्सी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिवारिक भारतीय परिवार की विशेषता है, यानी पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता क्या है? संयुक्त परिवार प्रणाली है, पितृसत्तात्मक परिवार है, संस्कारों और आदर्शों की प्राथमिकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। परिवार नियोजन से लाभ है, तो यहाँ पे है रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी। परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवेकपूर्ण बचत पर। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सब प्रकार हैं। तो ये किसके हैं? बहुविवाह के। वाक्य किससे पूर्ण होगा? निकेल एवं डॉर्सी के अनुसार सरल ढंग से अव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां तक, तो यहाँ तक क्या है? व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये कब आया है? 2010 में आया है। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, तो कौन रखते हैं? मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ये हमने कल की वीडियो में देखा था। मूल्य, लक्ष्य और स्तर क्या करते हैं? व्यक्ति के जीवन में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है, तो पारिवारिक प्रारंभिक परिवार। ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान कौन है यहाँ पे? वो है हमारा प्रारंभिक परिवार। परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है। ठीक है, परिवार के सदस्यों के द्वारा घरेलू उत्पादन कौन सा हो जाएगा? तो वास्तविक आय। घरेलू उत्पादन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वास्तविक आय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर बात किया डगलस नॉर्थ के अनुसार संस्थाएं एक समाज की अवस्थाएं होती हैं। परिवार में घड़ी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष कौन सा है? तो यहाँ पे वो मार्मिक पक्ष है, तो वो है माता का पक्ष। चलिए विवाह से रिलेटेड अब हम श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। अगर हम पाठ देखें बी को, तब से क्या चल रहा था? हमारा ए पार्ट चल रहा था। अब हमारा बी पार्ट है। अगर बात की जाए बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो वो वर्ष कब थी? तो 1929 थी, यानी 29 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इम्पीरियल यहाँ पे है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के में पारित हुआ था। लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे संशोधन होते रहे हैं। फिर अगर बात की जाए हरविलास शारदा की, तो इसको इसीलिए इसका नाम रखा गया था, शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे 18 रखी गई थी, फिर 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इसके यहाँ पर प्रायोजक हरविलास शारदा थे, जिनके नाम से इसे यहाँ पे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? तो वह है यहाँ पे विस्तारित अवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था, विस्तारित अवस्था, संयोजन अवस्था। शारदा एक्ट संबंधित है तो बाल विवाह से, जो अभी हमने देखा था 28 सितंबर 1929 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे
विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समाज, जाति, आयु, शिक्षा, धर्म और सामाजिक वर्ग के व्यक्ति सम विवाह के चलन को प्रतिबिंबित करते हैं, जबकि यह भी कह रहा है कि यह प्रचलन पाश्चात्य देशों में है परंतु भारत में नहीं है। यानी ये भी कह रहा है कि ऐसा भारत में नहीं होता जबकि दूसरे देशों में होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी कोट सही रहेगी। केवल पहला सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? केवल पहला सही है। जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है, बहुपति विवाह कहलाता है। और बहुपत्नी विवाह क्या होता है? एक से अधिक पत्नियां रखना। यानी कहते हैं अगर बहु विवाह, यहाँ पे समूह विवाह यानी ग्रुप मैरिज क्या होती है? तो समूह विवाह समाज में भागीरथ बंधुओं द्वारा समाज हित में एक सार्थक सोच या अंगद कदम है। चलिए, भारत में दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ था? तो वो 1961 में हुआ था। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? तो याद रखेंगे 1961 में हुआ था। ये उत्तराखंड में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अभिकथन कह रहा है कि एक परिवार में इकोसिस्टम के दृष्टिकोण में जो कि एक सिस्टम के प्रभाव को क्षेत्र को एक अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग करता है, बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। जबकि कारण कह रहा है कि व्यवस्थाओं के बीच एक सामान्य या भागीदार बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, अगर उसकी बात की जाएगी तो वो क्या रहेगा? तो वो रहेगा यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। निम्नलिखित विद्वानों को उनके कार्यान्वयन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो जो कार्यक्रम है उसके अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या रहेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम 1971 है। यहाँ पे डिकंसेप्शन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक एक्ट 1994 है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 है। इन नियमों का मतलब है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए ये एक्ट बनाए गए। दहेज निषेध कानून डॉट 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 इस कानून की ठीक है, तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दहेज निषेध कानून यह एक बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। तो वो था 1961 में। भारत का उद्धार उसकी झोंपड़ियों में निहित है, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। और उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट है कि भारत का अगर सुधार करना है तो गाँव में होगा, या भारत का हृदय गाँव पे बसता है, गाँव में बसता है। समूह, कुल और वंश, गाँव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी कि क्या मानी जाती है, तो वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संगोत्र विवाह, यानी यहाँ पे एंडोगामी हो जाएगा। अभिकथन कह रहा है कि मानसिक रूप से सक्षम यानी चुनौतीपूर्ण लोगों का विवाह का कोई अधिकार नहीं है, जबकि कारण कह रहा है कि वे लोग बच्चों को जन्म देने तथा उनका पालन पोषण करने में अक्षम हैं। और ये कैसे है? ये मानसिक रूप से अक्षम भी हैं। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर उसकी बात की जाए, ए और आर दोनों गलत हैं। विशेष विवाह अधिनियम सन डॉट डॉट में बनाया गया था। तो वो है 1954 में बनाया गया था। भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु उम्र है तो 28 वर्ष, वो 18 वर्ष।
ठीक है, याद रखिएगा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम पूछा, न्यूनतम नहीं, अधिकतम नहीं, तो याद रखेंगे न्यूनतम यानी कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं एंडोगामी। यहाँ पे कुछ नियम दे रखे हैं यानी कुछ ईयर्स दे रखी हैं, उन्हें हमें मैच करना है। हिंदू विवाह अधिनियम की बात की जाए तो ये कब आया था? 1955 में आया था। गर्भ समापन अधिनियम 1971 में आया था। अगर बात की जाए दहेज निषेध अधिनियम यानी दहेज को रोकना, तो ये कब आया था? 1961 में आया था। स्त्री की घरेलू हिंसा व सुरक्षा अधिनियम, तो फिर यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 155 का, वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं वह विवाह कहलाते हैं, तो वह राक्षस विवाह कहलाते हैं, जो महाभारत में होते थे या कहेंगे महाभारत के टाइम पर होते थे। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? तो मैकाइवर है और इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, या इस विवाह को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुओं में विवाह के कितने परस्परात्मक स्वरूप माने जाते हैं? तो 8 हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 8 परंपरागत स्वरूप माने जाते हैं। पहला होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा होता है देव विवाह, फिर हर्ष विवाह, फिर प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और यहाँ पे है पिशाच विवाह। तो इस तरह से 8 टाइप हैं जो माने जाते हैं और 16 संस्कार होते हैं। गर्भ से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कारों में हिंदू भला होता है? तो वो 16 संस्कार होते हैं। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, तो पति पत्नी में समुचित समायोजन। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव पूछा जा रहा है, तो प्रतिकूल प्रभाव किस पर? बच्चे पर पड़ता है। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? तो वो थे हरविलास शारदा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शारदा एक्ट भी कहा जाता है। सन 1929 में यानी 1929 में। कब था? 28 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? तो यह है गंधर्व विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? इनमें से सभी है। धर्म, प्रज्ञा यानी पुत्र की प्राप्ति और रति। पवित्र और धार्मिक है, पुत्र की प्राप्ति है, प्रेम की भावना है, यौन सुख की प्राप्ति है और मनुष्य को शालीन और सदाचारी बनाना भी है। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहा जाता है, यानी वो क्या कर रहा है? अपने ही समूह में कर रहा है, तो उस ऐसे विवाह को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर विवाह। चलिए ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आज बता दिया जाएगा कि इस बुक के कितने चैप्टर अभी बाकी हैं और कितने चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल विवाह निरोधक यानी संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे संशोधन हुआ है और उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं ये पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पे क्या है, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होगी, ये इसमें कहा गया था। बाल विवाह को रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम 1929 में बना, जिसको शारदा एक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद 1949 है, फिर उसके बाद 1978 है, फिर 2006 है। इसमें संशोधन किया गया है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अनुसार लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में लड़कियों की भी 21 कर दी गई है, याद रखिएगा 2022 में। सौदाई क्या है, स्त्री धन है। सौदा हुआ किसका, स्त्री का। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि मनुष्य भी खरीदे और बेचे जाते हैं, ऐसे भी हैं। तो याद रखिएगा, सौदा होता है किसका, स्त्री का, इसलिए कहते हैं सौदाई की, स्त्री धन। बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है, तो वो है शिक्षा का प्रचार व प्रसार है। दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए। सही निर्णय लेने में सक्षम हो उपयुक्त सभी। बाल विवाह एक क्या है, सामाजिक समस्या है। बालकों के घर छोड़ने और आत्मनिर्भर होने के बाद आरंभ होने वाली पारंपरिक जीवन चक्र की अवस्था है, तो वह यहाँ पे है पुनर्व्यवस्था काल। विवाह है तो सार्वभौमिक संस्था। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु क्या है, तो यहाँ पे न्यूनतम वैधानिक आयु पूछी गई है, तो वो हो जाएगी 21 वर्ष। दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1961 में। दहेज लेने वालों को 6 मास का कारावास और कितना, यहाँ पे 5,000 रुपये का क्या दिया जाता है, जुर्माना। दहेज मांगने वाले को 6 मास का कारावास और उसको भी क्या है, पैसे भुगतान करने होते हैं। अनुशासित करना इनमें सुधार करने का एक तरीका है, तो किस में हम सुधार कर सकते हैं अनुशासन के माध्यम से, तो तौर तरीके के व्यवहार वंचित में और देन उसके बाद किस में, नैतिक मूल्यों में, और देन उसके बाद हम शैक्षणिक मूल्यों में। तो इन सभी में अनुशासित करने से हमें क्या होगा, सुधार प्राप्त होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज हमने अपनी श्रृंखला कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने इसके ए पार्ट और बी पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है, यानी पूरी श्रृंखला कंप्लीट हो रही है। अगर पूरी श्रृंखला की बात की जाए तो ये श्रृंखला थी सामाजिक गृह व्यवस्था। तो इसमें हमने पूरी सामाजिक गृह व्यवस्था को समझा, चाहे वो विवाह की हो, चाहे वो किसकी हो, समाज में स्थापत्य की हो, या फिर कहें कि घर में प्रबंधन की हो। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, यानी नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, और आज जो क्लास आपसे लेनी है या आपको देनी है, वो क्लास का जो नोटिफिकेशन है डाल दिया जाएगा, क्योंकि उस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, तथा वो काफ़ी इफेक्टिव और फ़ायदेमंद भी रहेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन, यानी जो भी आप वीडियो देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा व्हाट्सएप की और हमेशा टेलीग्राम की लिंक होती है। तो याद रखिएगा, जो भी आप वीडियो देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखा करिए, वहाँ पर आपको हमारी लिंक मिल जाया करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।